नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीटी ज्ञान में। मैं हूं मनोज वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एफडी से रिलेटेड वो रूल के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप एफडी कराते हैं, आप बैंक में कराएं, पोस्ट ऑफिस में कराएं या किसी कोऑपरेटिव बैंक में कराएं, आपको ये 10 रूल पता होने चाहिए जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। अगर आपको ये रूल नहीं पता हो हो सकता है आपको बेवजह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस का सामना करना पड़े, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपका सामना हो जाए। दोस्तों, जब भी हम एफडी करते हैं या हम बैंक में करें या पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में करें, कहीं भी हम एफडी करेंगे वहां से हमें मिलता है इंटरेस्ट। और जब इंटरेस्ट मिलता है ये हमारा होता है इनकम। जैसे इनकम हमारी जनरेट हुई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर हमारे ऊपर होती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है और कहता है भाई साहब आपकी हुई है इनकम, आप हमें पे कीजिए इनकम टैक्स। जब भी हम किसी भी सोर्स से इनकम जनरेट करेंगे तो हमें इनकम टैक्स का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हमें उसके रूल नहीं पता होगा, हमें इनकम टैक्स की नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। भारत में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने के बावजूद भी फिक्स डिपॉजिट इतना पॉपुलर क्यों है, लोगों के बीच इतना पॉपुलरिटी क्यों बटोरता है? इसके मेन रीजन है ये एफडी जो है सेफ है, सिक्योर है और इंडियंस को बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। और सबसे अच्छी बात है, एक संस्था DICGC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है जो आपके अमाउंट की 5 लाख अमाउंट तक का बीमा करती है। मीन्स अगर किसी कारण से बैंक इंसॉल्वेंट होती है, बैंक रिपे नहीं करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 5 लाख तक की पेमेंट करेगी। आप जो अमाउंट एफडी करने जा रहे हैं या जो करते हैं वो आपकी हार्ड अर्न मनी है, मेहनत से कमाई गई पैसे हैं, आपके खून पसीने से अर्न किया हुआ पैसा है। हम बिल्कुल इसे चाहेंगे कि ये सेफ हो, सिक्योर हो और किसी भी तरीके से इस पे कोई रिस्क ना आए। तो हमें एफडी कराने से पहले हमें जरूर जान लेना चाहिए इनकम टैक्स इसके रिलेटेड क्या कहती है, हमें कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, एफडी करने के बाद हम किसी नई परेशानी में ना फंस जाएं। इसी से रिलेटेड हम 10 नियम के बारे में बात करेंगे जो एफडी से रिलेटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रूल में हम बात करेंगे लिमिट ऑफ एफडी की कि हमें किस लिमिट तक एफडी करना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस का सामना ना करना पड़े। इससे संबंधित जो नियम है वो है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में, मीन जो अप्रैल से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इस दौरान 10 लाख या उससे ज्यादा अगर अदर देन कैश आपने एफडी किया, अदर देन कैश का मतलब है कि आपके अकाउंट में था उसे एफडी में कन्वर्ट कर दिया, आपके अकाउंट से घट जाता है, या 2 लाख उससे ज्यादा आपने कैश में एफडी कराया है, डिपॉजिट किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक में किया है, चाहे सिंगल क्यों चाहे एग्रीगेट क्यों, दैट मीन अगर 10 लाख आपने कराया है तो आपने 2 लाख का 5 एफडी कराया है पूरे साल में, या एक 10 लाख का कराया है या इससे ज्यादा कराया है, तो रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कौन करेगा? बैंक करेगा, एसएफटी के अंतर्गत, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत। और ये रिपोर्ट होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके लास्ट ईयर के 2-3 सालों का आईटीआर चेक करेगा कि आपका आईटीआर फाइल है या नहीं है। अगर आईटीआर फाइल नहीं है तो डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा अंडर सेक्शन 148 3 साल के अंदर, जब आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है, दैट मीन फाइनेंशियल ईयर से 4 साल के अंदर, और वो पूछेगी आपने आईटीआर क्यों नहीं फाइल किया और जो आपने एफडी कराया है, एफडी का अमाउंट है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये पैसे आपने कहां से कमाए हैं। अगर आपने प्रॉपर उनके आंसर दे देते हैं कि जी हमने लोन लिया है, किसी हमारे लव वन से गिफ्ट मिला है, या हमारा पुराना कैपिटल था उसका हमने एफडी किया है, और वो सेटिस्फाइड होता है तो कोई बात नहीं। अगर वो प्रॉपर आंसर नहीं पाता है, जो आपने एक्सप्लेन किया उस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं होता है, तो वो टैक्स पेनाल्टी और इंटरेस्ट ये काफी हैवी होता है, उसे लगाएगा। और अंडर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट की ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, इसके अंतर्गत वो आपके ऊपर टैक्स लगाएगा। दूसरा केस चलते हैं जहां देखते हैं कि अगर आपने आईटीआर फाइल किया है और आपने आईटीआर जो फाइल किया है, जो इनकम है वो क्या सपोर्ट कर रहा है, मैच कर रहा है जो आपने एफडी अमाउंट किया है। अगर ये मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने एफडी का मान लेते हैं कि 30 लाख का किया है और वो मैच नहीं कर रहा है जो आपने इनकम शो किया है आईटीआर में आपने 2-3 लाख रुपए का इनकम शो किया है और 30 लाख का एफडी किया है, तो डिपार्टमेंट वापस आपको नोटिस भेजेगी 148 के अंतर्गत और आपको डॉक्यूमेंट मंगाएगा और वो पूछेगी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है जो आपने एफडी कराया है। अगर आपने प्रॉपर आंसर दे दिया और उसे सोर्स एक्सप्लेन कर दिया, आपको वहीं पे वो नोटिस को डिस्पोज ऑफ कर देगा, स्टॉप कर देगा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो
आपको हैबिट टैक्स, पेनाल्टी और इंटरेस्ट इंपोज करेगा अंडर एन एक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। अगर आपने प्रॉपर सोर्स आपके पास है और 10 लाख से ज्यादा का आपने 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा एफडी करवाया है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो हमारे सोर्स और एक्सप्लेनेशन है करके दिन अगर नोटिस आता है तो उसको राइट आंसर हम दे सकें। ये जो लिमिट है वो 10 लाख से नीचे की लिमिट है पर बैंक, पर पैन कार्ड और पर फाइनेंशियल ईयर। दैट मींस अगर एक फाइनेंशियल ईयर में एक पैन कार्ड होल्डर एक बैंक में अगर 10 लाख से कम का अगर इन्वेस्टमेंट करता है, 9999 का अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये डायरेक्ट रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं होगा। समझने के लिए कि अगर हमें 30 लाख का इन्वेस्ट करना है तो अगर 99 लाख का हम 3-4 बैंकों में अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये डायरेक्ट रिपोर्ट डिपार्टमेंट को नहीं होगा। और डिपार्टमेंट इतनी भी नॉनसेंस नहीं है, इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि उसको पता ना चल पाए। एक फॉर्म होता है AIS और TIS, जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपके एफडी पे जितना इंटरेस्ट मिलता है उसका रिपोर्ट होता है, वहां से वो बैक कैलकुलेशन करके देख सकती है कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, आपकी टोटल एफडी कितनी है। अगर आपने सिंगल एफडी किसी भी बैंक में किया और 11 लाख से ज्यादा है तो उसको बैंक रिपोर्ट करेगी डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो एज पर रूल 1 हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी एफडी करें, अगर आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट ना है तो अपनी एफडी को अगर नॉन कैश में करा रहे हैं तो 10 लाख से कम रखिए और अगर कैश में करा रखे हैं तो 2 लाख से कम रखिए। अगर कोई एफडी रिन्यू होता है प्रीवियस ईयर का तो वो नॉन रिपोर्टेबल होता है। अगर कोई नया एफडी अगर बनता है करंट ईयर में 9 लाख का तो वो भी नॉन रिपोर्टेबल होता है। और अगर कोई न्यू एफडी करंट में 11 लाख का बनता है तो वो रिपोर्टेबल होगा। बट अगर कोई एफडी जो रिन्यू हो रहा है इनहेंस होके होता है, लाइक ना पिछले साल का एफडी जो था वो 9 लाख का था, हम जोर पड़े थे, हमने सोचा कि एक नया एफडी बना देते हैं 12 लाख का, तो अगर हम 12 लाख का एफडी बनाते हैं तो वो रिपोर्टेबल होगा। अब हम बढ़ते हैं रूल 2 की तरफ में, देखते हैं बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C। हमें सबको पता है कि 80C के अंतर्गत हमें डिडक्शन मिलती है हमारे टोटल इनकम में से और वो लिमिट है 1.5 लाख की एज पर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर हम टाइम डिपोजिट करते हैं मींस एफडी करते हैं किसी शेड्यूल बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, और वो जो टेन्योर हो 5 साल का अगर होता है तो वो एलिजिबल माना जाएगा 80C के लिए। और जिस साल हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस साल में 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, हमारे टोटल इनकम में से उसका डिडक्शन मिल जाएगा। इसकी जो इंटरेस्ट मिलने वाली है वो टैक्सेबल होगा एज पर द टैक्स स्लेब। अगर हम बीच में एफडी ब्रेक करते हैं, 5 साल से पहले एफडी ब्रेक करते हैं, तो जिस पर्टिकुलर ईयर में हमने एफडी ब्रेक किया है उस साल वापस से टैक्सेबल हो जाएगा। और ये जो बेनिफिट मिलेगा सिर्फ ऑल टैक्स रिजिम के अंतर्गत ही मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में है तो इसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। रूल 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 3 कहता है टीडीएस डिडक्टेड ऑन सोर्स। सबसे बढ़िया टूल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए टीडीएस का टूल्स है, जिससे कि वो आसानी से टैक्स इविजन को रोक सकता है, टैक्स चोरी को रोक सकता है। कोई भी बैंक, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट पे करता है किसी भी पर्सन को और वो एक्सीड लिमिट है, जो लिमिट सेट कर रहा है उससे ज्यादा, तो सेक्शन 194 से राइट देता है कि वो 10% टीडीएस डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा कराए उसके पैन नंबर पे जिस पर्सन ने एफडी कराया है। अगर नॉन सीनियर सिटीजन के केस में मीन 60 साल से कम का अगर उम्र है उसकी, तो अगर बैंक उसे 40,000 और 40,000 से ज्यादा अगर इंटरेस्ट पे करती है तो बैंक उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट करेगी। अगर सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उसे 50,000 और 50,000 से ज्यादा अगर इंटरेस्ट पे करता है तो 10% टीडीएस काट के उनके पैन नंबर पे क्रेडिट करेगा, उसे गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। बट अगर उसने पैन नंबर नहीं सबमिट कर रखा है तो 20% होगा, हायर साइड होगा। अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक कहीं भी आप एफडी करवाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो टोटल आपका इंटरेस्ट बने वो 40,000 से कम बने। नॉन सीनियर सिटीजन के केस में, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से कम का बने। लाइक आपको अगर 20,000 का इन्वेस्ट करना है तो 5-5 का अगर आप करते हैं और अगर 8% अगर इंटरेस्ट है तो आपको 40,000 आ जाता है। तो 40,000 आता है सीनियर सिटीजन केस में तो आपके टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और अगर 48 आता है फिर भी नहीं होगा। बट अगर ये 40,000 नॉन सीनियर सिटीजन के केस में है तो टीडीएस डिडक्ट होगा और 50,000 अगर सीनियर सिटीजन के केस में है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इससे बचने के लिए आप सेपरेट बैंक में, डिफरेंट बैंक में इतना अमाउंट डिपॉजिट करें
ताकि आपके टोटल इंटरेस्ट एक बैंक से एक पैन कार्ड पे 40,000 या 50,000 से कम हो। बात करते हैं रूल 4 की। रूल 4 बताता है फॉर्म के बारे में, जिस फॉर्म के थ्रू से रिक्वेस्ट डाला जाता है बैंक में कि वो उनकी टीडीएस ना काटे। क्यों भी बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक में अगर आपने एफडी किया है तो 10% इंटरेस्ट डिडक्ट करेगा अगर वो 40,000 या 50,000 से ज्यादा देता है। तो अगर बैंक टीडीएस डिडक्ट करती है और आपकी टोटल जो इनकम है वो उसके अनुसार टैक्स नहीं बनता है और आप चाहते हो कि बैंक टीडीएस ना डिडक्ट करे, तो आपको सबमिट करना होता है फॉर्म 15G या फॉर्म करना होता है 15H। ये आपको शुरू के मंथ में ही कर देना चाहिए, शुरू के फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में कर देना चाहिए, क्योंकि अप्रैल में जो टीडीएस काटता है वो 7 मई तक जमा कर देता है। तो आपके टीडीएस कटने से पहले आपको डिपॉजिट बैंक में कर देना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है 15H फॉर्म जाएगा और कम है तो 15G फॉर्म आपको सबमिट। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से आपका इनकम कम है, जहां पे आपको रिटर्न फाइल करने के, आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो आप सबमिट करेंगे और ये फॉर्म अप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल पे। अगर नॉन रेसिडेंट है इस फॉर्म का बेनिफिट नहीं ले सकता है। नॉन सीनियर सिटीजन के 15G होता है, सीनियर सिटीजन के केस में H होता है। रूल 5 में हम बात करेंगे कि अगर आप भूल गए फॉर्म सबमिट कराना 15G तो क्या होगा। अगर आप बैंक आपका टीडीएस काट लिया है, 15G और H आपने किसी कारण से नहीं सबमिट करा पाया, तो बैंक आपको टीडीएस रिटर्न नहीं करेगी, वो डिपॉजिट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, आपके पेन पे क्रेडिट करवा देगी और आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो वापस उसे क्लेम रिफंड। अगर आपका टीडीएस कट गया है और आपके टैक्सेबल लिमिट से इनकम कम है तो आप रिफंड उसे ले सकते हैं आईटीआर फाइल करके। नेक्स्ट रूल देखते हैं टीटीए और टीटीए बी। ये सेक्शन जो है ये डिडक्शन की सेक्शन है, जो आपके टोटल इनकम में से आपको कुछ पार्ट जो होता है उसको आपको डिडक्ट करने का राइट देता है। ये बताता है कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, आपकी उम्र 60 साल से कम है और सिर्फ सेविंग, ध्यान रखिएगा एफडी पे नहीं है, सेविंग बैंक से अगर आपको पैसा मिल रहा है, जो एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आप 80 टीटीए के अंतर्गत 10,000 का आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। इन केस अगर आप चूज करते हैं अकाउंटिंग मेथड एक्रूवल। एक्रूवल का मीन्स जो प्रत्येक साल आपको पता है कि एफडी पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है एवरी क्वार्टर होता है, लेकिन ये सारे इंटरेस्ट जो मिलते हैं कब मिलते हैं, जब आपका एफडी मैच्योर होता है। तो एफडी जब मैच्योर होता है तो अगर आप अपने इनकम को कंसीडर करते हैं उसे कैश बेसिस अकाउंटिंग कहते हैं। और एक्रूवल मीन 26 ईयर्स में जो प्रत्येक साल आपका इंटरेस्ट देख रहा है, अगर एवरी ईयर आप अपने इनकम में ऐड करते हैं, वो एक्रूवल मेथड अकाउंटिंग कहलाता है। अगर पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक और बैंक से अगर आप सेविंग बैंक पे 10,000 रुपए तक का अगर आपका इनकम है तो आप इसे टीटीए में क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रहे सीनियर सिटीजन के केस में एफडी, सेविंग बैंक डिपॉजिट दोनों मिला के 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं 80 टीटीबी। 60 साल से अगर आपको ज्यादा उम्र है तो गवर्नमेंट भी जानती है दे कैन नॉट टेक द रिस्क, वो कहां इन्वेस्ट करने जाएगा। तो जो आपको मिलता है, ब्याज मिलता है, क्योंकि ज्यादातर सीनियर सिटीजन एफडी करना पसंद करते हैं, कोई रिस्क नहीं इसमें है और लेना रिस्क पसंद भी नहीं करते। तो अगर आपका 60 साल से ज्यादा है तो आपको 50,000 तक का ब्याज का छूट मिलता है। दैट मीन टोटल इनकम में से आप उसे घटा सकते हैं। मैंने जैसे बोला कि जो आपके प्रत्येक साल इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है 26 ईयर्स में, अगर वो लेते रहते हैं अपने इनकम में से, वो एक्रूवल मेथड है, तो प्रत्येक साल 50,000 रुपए का आप ले सकते हैं सीनियर सिटीजन के केस में। और अगर आप कैश मेथड अकाउंटिंग अगर सेलेक्ट करते हैं, दैट मीन जिस साल मैच्योर हो रहा है उसी साल अगर आप अपने इनकम में से उस इंटरेस्ट को ऐड किया है तो आप 50,000 एक बार ही ले सकते हैं। तो आपको जो बेनिफिट है वो एक्रूवल मेथड पे। रूल 7 में बात करेंगे कि 5 लाख तक आपके इंश्योर है, मीन्स की एफडी करने का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये भी होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो DICGC है, जो संस्था है, ये आपके पैसे को बीमा की हुई रहती है। तो किसी भी तरीके से कोई आपका इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं है, आपके एफडी पे कोई रिस्क नहीं है। किसी भी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में, तो 5 लाख का तक का जो डिपॉजिट है वो इंश्योर होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, एक बैंक में सारा पैसा ना इन्वेस्ट करें, अप टू 5 लाख ही किसी एक बैंक में करें, तो आपके मनी सेफ होता है। किसी एक बैंक में अगर आप डाल देते हैं, कल के दिन वो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाती है या कल के दिन किसी फ्रॉड एक्टिविटी कारण बंद हो जाती है, तो आपके 5 लाख तक की अमाउंट सेफ है, बाकी अमाउंट सेफ नहीं है। रूल 8 बोलता है कि आपने जो इंटरेस्ट कमाया एफडी पे उसका क्या होगा। तो ये रूल बताता है कि जो आपका इनकम एफडी पे हुआ है उस पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत है, और जो टैक्स लगेगा वो आपके इनकम के स्लैब रेट के अनुसार लगेगा।
चाहे आप ओल्ड में हैं या न्यू टैक्स रिजिम में अपने इनकम को फाइल करते हैं। इंटरेस्ट इनकम आपका ऐड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और टोटल ओवरऑल जो इनकम होगा आपकी, अगर 7 लाख तक अगर आपका है न्यू टैक्स रिजिम में, तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है एफडी के अमाउंट को जोड़ के। बट अगर आपका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है और न्यू टैक्स रिजिम में और ओल्ड टैक्स रिजिम में और 10 लाख से अगर ज्यादा है, तो आपको 30% टैक्स पे करने की जरूरत है। अब देखते हैं रूल 9। रूल 9 बताता है कि आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी कब है एफडी के केस में। तो आईटीआर मैंडेटरी आपकी हो जाती है जब क्रॉस कर जाता है आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, जो इनकम है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाता है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है ऑल टैक्स रिजिम में? ऑल टैक्स रिजिम में 2.5 लाख, 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के 5 लाख है। और न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अगर आप फाइलिंग करते हैं तो आपकी 3 लाख की आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। ये सारी चीजें को जब आपके एफडी का इंटरेस्ट मिलाने के बाद अगर इससे ज्यादा होता है तो आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग मैंडेटरी है। और आप एफडी जो बनाते हैं वो 10 लाख नॉन कैश के इकोनॉमी में 10 लाख या उससे ज्यादा करते हैं, और कैश के केस में 2 लाख या उससे ज्यादा का करते हैं, तो आपको आपका आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होता है। रूल 10 बताता है टेन्योर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेन्योर पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट क्या मिला, आपको हाई इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट वेरी करता है बैंक टू बैंक एफडी के टेन्योर पे। कोई बैंक 2 साल से ज्यादा पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, कोई 18 महीने से ज्यादा पे देती है, कोई 36 मंथ पे ज्यादा पे देती है। तो आपको डिफरेंट बैंक में आपको चेक करना होगा कि कौन सी बैंक किस पीरियड के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, और हमें चूज करना चाहिए, चालाकी से हमें चूज करना चाहिए स्मार्ट बन के, ताकि हम जो एफडी कर रहे हैं उस पे हम हायर रिटर्न प्राप्त कर सके। एफडी करने से पहले अगर ये 10 रूल को जान लिए और वाइजली अगर हमने यूज किया इसका, तो हम इनकम टैक्स नोटिस से भी बच सकते हैं। हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हाई इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे टीडीएस कटने से बच सकता है, हमें रिटर्न फाइलिंग से बचे जा सकते हैं, और अमाउंट रिफंड लेने की झंझट नहीं होगी। हम स्मार्टली फॉर्म सबमिट करके अपने टीडीएस कटने से बच सकते हैं। या वाइजली अगर हम अलग अलग बैंक में अलग अलग अमाउंट एफडी करें, 194A जो बोलती है उस लिमिट से कम अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें टीडीएस डिडक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप लाइक करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।